गुड इवनिंग। हाँ जी भैया, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। अरे भैया, गुड नाइट नहीं, गुड नाइट सोते टाइम होता है। रात में आप कितने भी बजे किसी से अगर मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलना होता है। गुड नाइट जब एक तरीके से गुड बाय होता है। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। किसान शेयरिंग करें, ताशी दिलक आपको भी ताशी दिलक। ताशी दिलक कौन सी लैंग्वेज है ये? तबीयत बढ़िया है। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। अभी 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है पिछला आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। पिछला पोर्शन छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है। जितना भी अभी हम पढ़ चुके हैं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ये पढ़ते चलना है। और अगस्त का भी मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा, 1 हफ्ते का कर दूंगा। ये हफ्ता कंप्लीट हो जाए उसके बाद। प्लस जुलाई का भी अभी मुझे देना है, जुलाई का भी बनाऊंगा। ठीक है। बहुत नींद आ रही है अभी से, तो सो जाइए। अच्छा, मूनपा लैंग्वेज है। ठीक है। सो नहीं जाना है। ठीक है, सो जाइए कह दिया तो सो गए। सो नहीं जाना है, जगना है। कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि एकदम से अचानक से बहुत ज्यादा नींद आने लगे, तो उस केस में आप क्या करिए, उस केस में बस थोड़ा सा एक पावर नैप ले लीजिए। मान लीजिए अपना 10 मिनट के लिए बस सो गए। ठीक है। 10 मिनट के बाद जब आपकी आंख खुलेगी बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। ठीक है। बिल्कुल। गुड इवनिंग। अभी आज मार्च का ही करेंगे। एक दिन और करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक
क्लास और होगा मार्च के करंट अफेयर्स का, फिर हम अप्रैल में आ जाएंगे। जुलाई का भी करेंगे, ठीक है। फिर अप्रैल मई जून जुलाई, इतना हमें कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स। ताशी इज मा नाम देलेक आई डोंट नो सर, समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो एंथुसियाज्म आप लोगों का कैसा चल रहा है, थक तो नहीं गए, या डीमोरलाइजेशन तो नहीं चल रहा है? बढ़िया चल रही है तैयारी की नहीं चल रही है? तैयारी में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है। एसआई स्क्रीनिंग में आपका 100 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चंस होगा। ऐसा उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बट सिंस एपी पीसीएस करा रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि निगेटिव मार्किंग देगा। गुड इवनिंग। हाँ जी, ये वाले कई आपके पुराना पीडीएफ के भी हैं, कई मैंने नए भी ऐड किए हैं, नए क्वेश्चन भी हैं, और जो पुराना पीडीएफ है वो भी है। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं ये वाला क्लास जरूर करिए, पुराने भी नए भी सब मिलेगा। आपके जो जीके वाले भी हैं वो भी मैं नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो क्लास में कराए थे उनके अलावा आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। 2020 का देखिए, चांसेस तो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। हालांकि जो आपका टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने सितंबर से करंट अफेयर्स उठाया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के मैंने 4 महीने भी कवर कर रखे हैं। तो आप वहां से वो 4 महीने भी कर लें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज एक्सपेक्टेड तो 6 महीने का ही होता है। लेकिन पीसीए से कुछ गारंटी तो कोई नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपका जनवरी से निपट जाएंगे। 2020 के पूछे जाएं चांसेस कम है। प्रणाम जी विक्टोरिया जी। ठीक है। फेसबुक में क्वेश्चंस अपलोड वालों को ग्रुप में भी भेज देना। ओनुम जी मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ग्रुप में क्या है, मैं ये जो पीडीएफ ये पढ़ाता हूँ ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। जैसे आज जो सुबह जीके का क्लास हुआ और अभी का जो क्लास है इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अभी रात में क्लास के बाद हम लोग खाना ना खा के आते हैं, फिर आराम से मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा डेली सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट के लिए वही हमारे पास टेस्ट सीरीज है भैया, अभी वही हम करवा रहे हैं। उसके अलावा क्वेश्चन डिस्कशन चल ही रहा है अपना। आ गए, कितने लोग आ गए? क्या बात है, दिखा नहीं रहा कितने लोग हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम आपको 8 को होगा, एंट्रेंस एग्जाम। अपा यहाँ तक किसका एंट्रेंस एग्जाम है? ठीक है, जिन आप मेरे से अलग से बात कर लेना, ठीक है। तो देख लेंगे हम क्या, आपको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मटेरियल मेरे पास अवेलेबल होगा, तो आप मेरे से अलग से पर्सनली फोन वो व्हाट्सएप कर देना मेरे को। ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये कमेंट्स आपके ओपन कर लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं।
गेकार जी कोई दिक्कत नहीं, क्लास नहीं कर पाए तो आप एक काम करिएगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, अभी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, सादर प्रणाम। तो स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अभी अपना करंट अफेयर्स चलता आ रहा था, जनवरी फरवरी अपन कर चुके हैं, मार्च में चल रहे हैं, मार्च के लास्ट फेज में चल रहे हैं। आज की क्लास होगी, इसके बाद एक और क्लास होगी, उसमें हम मार्च का भी करंट अफेयर्स निपटा देंगे। उसके बाद का जो आपका पोर्शन रह जाएगा वो रह जाएगा अप्रैल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बताइए। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। मैत्री सेतु, क्या है ये मैत्री सेतु, और किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया है और दूसरी कंट्री कौन सी? आसान सवाल है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, तो सोचिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन बताइए। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए गेदाक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो रिफ्रेश कर लीजिए, बाकी लोगों को तो दिख रहा है क्योंकि आंसर्स आ रहे हैं। ऑल राइट। तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश। तो ज्यादातर लोग आंसर बांग्लादेश दे रहे हैं। आपा यांगता कह रहे हैं सी, नहीं जी सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। भूटान की कैपिटल थिम्पू, श्रीलंका की कोलंबो, और वो अपना कुछ श्री जयवर्धन है, और नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक ब्रिज बना है जिसका नाम है मैत्री सेतु। ठीक है, तो मैत्री सेतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये किस नदी पे बना है? ये बना है फेनी रिवर पे। ठीक है, ये भी सवाल आ सकते हैं कि मैत्री सेतु किस नदी पे बना है? फेनी रिवर पे, जो किस किस कंट्री के बीच फ्लो करती है? त्रिपुरा और बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है। तो ये दो सिटीज को कनेक्ट करता है। जो मैत्री सेतु क्या है? एक ब्रिज है। ये ब्रिज दो सिटीज को कनेक्ट करता है। एक साइड तो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा का एक सिटी है, और दूसरी साइड आपका बांग्लादेश का एक सिटी है। तो त्रिपुरा की तरफ से जो सिटी है उसका नाम है सबरूम, साउथ त्रिपुरा में, और बांग्लादेश में जो सिटी है उसका नाम है रामगढ़। ठीक है, तो सबरूम को किससे कनेक्ट कर रहा है? रामगढ़। अब सबरूम के पास एक कैपिटल है त्रिपुरा की, अगरतला, और रामगढ़ के पास इनका एक पोर्ट है चित्तागोंग। तो अब एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है चित्तागोंग, क्या है हमारे लिए? एक इंटरनेशनल सी पोर्ट है। तो अगरतला सबरूम के थ्रू, इस मैत्री सेतु, इस ब्रिज के थ्रू रामगढ़ होते हुए किससे कनेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्टली चित्तागोंग से। तो अब जो अगरतला है, इट विल बिकम द नियरेस्ट सिटी टू एन इंटरनेशनल सी पोर्ट। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में घुमा के भी दे सकता है, विच सिटी विल बिकम द नियरेस्ट सिटी टू एन इंटरनेशनल सी पोर्ट? पूरी दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल सी पोर्ट हैं उनमें इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन होगा? अगरतला हो जाएगा। अब ये सवाल था मैत्री सेतु का, लेकिन हो सकता है करंट अफेयर्स में ये घुमा के ये चीज पूछ ले, विच सिटी विल बिकम द नियरेस्ट सिटी टू इंटरनेशनल सी पोर्ट, तो लगेगा जीके का सवाल है, लेकिन सवाल किसका है? करंट अफेयर्स का। और त्रिपुरा क्या बन जाएगा? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अब हमें किसका एक्सेस मिल जाएगा? चित्तागोंग पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा कुछ मैप है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल आपका जो कनेक्शन है,
अभी फिलहाल जो अपना कनेक्शन है वो इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है। एक मिनट, कमेंट्स बंद हो गए आपके, उससे ऑन कर लें फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कनेक्शन अगर मेन इंडिया दिल्ली की अगर हम बात करें तो कनेक्शन कहाँ से नॉर्थ ईस्ट का, सिर्फ और सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर इस पे कोई दिक्कत हो गई तो मान के चलिए हमारे लिए बहुत परेशानी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर एक तरीके से अगर इसको कुछ हो जाता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसके लिए हमने एक ब्रिज बना रखा है, रिसेंटली बनाया है। अगरतला का एक सिटी है सबरूम, यहाँ कहीं है, ये कैपिटल होगी इधर अगरतला। ये एक सिटी है त्रिपुरा का, यहाँ पर सबरूम, ठीक है। और यहां से एक सिटी है रामगढ़। इन दोनों के बीच कुछ 1.5 1.9 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज है, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता ये एक मैत्री सेतु ब्रिज है। लिख रहे थे आपने चेंज कर दिया लोग। अरे भैया क्या लिख रहे थे, देखिए पीडीएफ मिल जाएगा, आप लिखने की प्लीज चिंता ना करिए, क्योंकि लिखने का अगर मैं टाइम दूंगा तो बहुत ज्यादा आप ही का नुकसान होगा, टाइम फिर कम पड़ जाएगा। जो लिखने, जो आपको पीडीएफ में मेंशन्ड है ना वो मत लिखिए, जो पीडीएफ में नहीं मेंशन्ड है वो लिखिए, ठीक है। लिखने का काम सिर्फ वही रखिए जो पीडीएफ में नहीं है। जो जैसे अभी मैत्री सेतु की मैं ये सब जो जानकारी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूँ ये प्लीज अभी आप मत लिखिए, ये तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, ये आप लोग आराम से बाद में लिख लीजिएगा। या अगर मैं हटा भी देता हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए अगर मैं लिखने का भी टाइम दूंगा तो क्लास और लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो लिखने के लिए प्लीज परेशान मत हो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं इस मैप पे। तो मैं क्या कह रहा था, त्रिपुरा में एक सिटी है सबरूम, सबरूम और बांग्लादेश की एक सिटी है रामगढ़, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक मैत्री सेतु ब्रिज बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। अब हो क्या रहा है, अगरतला कनेक्ट होगा सबरूम से और रामगढ़ से कनेक्ट हो जाएगा चित्तागोंग। तो एक तरीके से हमारा अगरतला चित्तागोंग पोर्ट से कनेक्ट हो गया। तो पहले हमें मेन सप्लाईज के लिए सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो किसी इंटरनेशनल पोर्ट से कनेक्ट है नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कोई भी ओशन में जाके खुलता नहीं है। तो अब हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है, त्रिपुरा। अब चित्तागोंग से अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो कुछ भी अगर ट्रेड सप्लाई है तो जरूरी नहीं है वो इधर ही से आए, अब हम इधर से पोर्ट में चित्तागोंग के थ्रू भी नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ से ट्रेड रूट को ओपन करेगा, तो यहाँ से यहाँ की मार्केट फ्लरिश करेगी, ओपन होगी और प्रोमोट होगी। तो इसीलिए अब जो त्रिपुरा है नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एंटर करना है। तो अब एक रास्ता तो आपका है, वैसे ये था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अब दूसरा रास्ता क्या बन जाएगा आपका, त्रिपुरा। तो इसीलिए त्रिपुरा को गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। लोकसांग कह रहे तो अभी लिख लो भैया, क्या बताएं, इसमें सब नहीं लिखना है, क्या क्या लिखना है। ब्रिज मैत्री सेतु किस नदी पे बना है, फेनी नदी पे। ये एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस खट से ये लिख लेना मैत्री सेतु, ऐसे लिखना है, ठीक है। मैत्री सेतु और किस नदी पे है, फेनी नदी, बिटवीन त्रिपुरा, त्रिपुरा का सिटी लिख लेना सबरूम और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का सिटी लिख लेना आप रामगढ़, ठीक है, ये लिख लेना। और ये लाइन लिख लो बस, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगरतला विल नाउ बिकम द नियरेस्ट सिटी टू एन इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपके मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक न्यूज में अगर वो पूछेगा तो इस न्यूज की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का भला करने के लिए आई है ये न्यूज। अब हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दरवाजा और खुल जाएगा। पहले हमें सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डिपेंड करना पड़ता था, अब हम चित्तागोंग के जरिए भी नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से इतना टाइम काफी होगा, अदरवाइज आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था, अभी हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा अब मैप आ ही गया है,
थैंक यू लोब्स। तो ये आपका, अब सिटीज भी ऑब्जर्व कर लीजिए, स्टेट्स। इधर अरुणाचल है, अरुणाचल के नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, उसके नीचे मिजोरम है, ठीक है। साइड में त्रिपुरा है, ये शिलोंग है, और बाकी ये वाला पोर्शन क्या है अपना, ये आसाम का है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आसाम का है। ये बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गई, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन अपना आसाम का है, आसाम के ऊपर अरुणाचल। देखिए नॉर्थ ईस्ट कभी भी इमेजिन करना हो तो आसाम के रेस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, इस तरह से आप आसाम बनाएं। फिर आसाम के इधर क्या है, अरुणाचल, इधर क्या है, नागालैंड, इधर क्या है, मणिपुर, इधर क्या है, मिजोरम, ठीक है। और इधर एक क्या है, त्रिपुरा, और इसी में एक छोटा सा बना देना अपने को मेघालय, ठीक है। तो ये सेवन सिस्टर्स अपना बन गया। टी शेप्ड है अपना अरुणाचल, वो आसाम। फिर आसाम से ही कनेक्ट कर करके आसपास आप सारे नॉर्थ ईस्ट बना सकते हैं। इसकी ट्रिक भी है, अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर साइड में त्रिपुरा, फिर मेघालय, ठीक है, आसाम के रेस्पेक्ट में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे ऐसा कोई गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जाता, हाँ, लेकिन इसको कह सकते हैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपका अभी तो फिलहाल यही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर अभी फिलहाल तो। और स्टेट में फिर आसाम हो जाएगा, आसाम या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2021? बताइए, हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2021? पीवी सिंधु, नोजोमी ओकुहारा, कैरोलिना, और आपका शेन यूफी। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों कंफ्यूज हो जाएगा? क्या कंफ्यूज हो जाएगा जेम्स? सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है। हाय मीजिंग। चलिए लोग क्या ऑप्शन लगा रहे हैं, नोजोमी ओकुहारा, गिचिक लगा रहे हैं कैरोलिना मारिन, तामिल लगा रहे हैं कैरोलिना मारिन। नोजोमी और कैरोलिना। देखिए विमेन्स सिंगल टाइटल की बात हो रही है, तो विमेन्स सिंगल टाइटल, बी ऑप्शन काफी लोग बोल रहे हैं, क्या बात है। कैरोलिना मारिन मैडम, मोंगलांग कह रहे हैं सी, रामानुजन ने मारिन बोला है। बी और सी में आप लोग बहुत लगा रहे हैं। चलिए, बराबर बराबर मैसेज आ रहे हैं, बराबर कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोग को जो भी करेक्ट आंसर लगे वो मेंशन करते रहिए। गुड इवनिंग मूसू जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोजोमी ओकुहारा। करेक्ट आंसर इज कैरोलिना मारिन। हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2021? कैरोलिना मारिन है इसका करेक्ट आंसर। कैरोलिना मारिन कौन सी कंट्री से, ये बता दीजिए, कंट्री बता दीजिए उनका, कैरोलिना मारिन का। करेक्ट आंसर इज कैरोलिना, ठीक है। हिबू कानू, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ओके। तुक्का। करेक्ट आंसर बताइए। स्विट्जरलैंड? नहीं जी, गुची जमुना जी का आंसर सही है, स्पेन, ठीक है। शी इज फ्रॉम स्पेन। कैरोलिना मारिन इज फ्रॉम स्पेन। तो स्विस ओपन 2021 उसका जीतने वाली कौन है, कैरोलिना मारिन। चलिए ठीक है। स्पोर्ट्स में कोई बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में जाके सवाल नहीं आएंगे, आएगा तो डायरेक्ट यही सवाल आ जाएगा, ठीक है, आएगा अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? देखिए जैसे इस बार यूडीसी में पूछ लिया इंडियाज फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है, तो उसी तरह से जो भी आपके इंडियाज फर्स्ट, इंडिया में कुछ भी नया बन रहा होगा तो उस तरह के सवाल हम जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? नहीं पता? स्विट्जरलैंड नहीं है, स्पेन की थी। ओ माय गॉड, लॉपसांग तो पर्सनली फॉलो करते हैं शायद।
बढ़िया। जीरोजेन कह रहे हैं हैदराबाद, अमन मांगसा कह रहे हैं बेंगलुरु, जिंग बोरान कह रहे हैं भुवनेश्वर। वर्ड स्किल सेंटर। अच्छा, एक सिटी है, उसने अभी रिसेंटली अपने आप को डिक्लेयर कर लिया है, मतलब पहली सिटी है इंडिया की जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। कौन सी सिटी है? वही इसका आंसर है। अभी रिसेंटली एक सिटी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है फुली वैक्सीनेटेड। इंडिया की पहली सिटी है वो जो कह रही है हम फुली वैक्सीनेटेड है। वही इसका आंसर है। एक तीर से दो निशाने। अभी भी सी, नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया। चलिए आइडिया देते हैं। बेंगलुरु पे इतना भरोसा क्यों है? अरे भैया, बाढ़ आ गई यहाँ तो। फुली वैक्सीनेटेड उड़ीसा, उड़ीसा पूरा नहीं हुआ, उड़ीसा की एक सिटी फुली वैक्सीनेटेड हुई है। एग्जैक्टली, भुवनेश्वर। तो इसका भी करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर। दुनिया का अभी सॉरी दुनिया का, इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? भुवनेश्वर। इनका टारगेट ये रहेगा कि लोगों में स्किल्स प्रोड्यूस की जाए। देखिए, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि काम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन ये भी है कि यहाँ लोगों के पास स्किल नहीं है। आप खुद इमेजिन करिए, लोग इंजीनियरिंग करके निकल आते हैं बट काम के नाम पर उन्हें कुछ नहीं आता, एक मशीन नहीं चलाने की हिम्मत रख पाते हैं। इंजीनियरिंग कर ली है बट एक मशीन कंट्रोल नहीं होती इनसे। तो स्किल्स के नाम पे इंडिया की जो मेजॉरिटी इंजीनियर्स हैं वो बिल्कुल जीरो निकल के आ रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनीज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो सोचती हैं कि मैं अगर इसे हायर करके चलो स्किल सिखा भी दूं, तो पता चला ये एक साल मेरे से स्किल सीखेगा, मैं इस पे इन्वेस्ट करूं, मैं इसे स्किल सिखाऊं, उसके बाद ये क्या करेगा, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा जहां जब ये स्किल सीख जाएगा उसे बढ़िया लगेगा। तो इसीलिए कोई कंपनी स्किल सिखाना भी नहीं चाहती, वो चाहती स्किलफुल बंदा मिले, खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम्स चलाए हैं। उसी के रिगार्डिंग आपका जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने एक वर्ल्ड स्किल सेंटर डेवलप करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पर अलग अलग स्किल्स लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी ताकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। क्योंकि देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी भी बहुत छोटे छोटे स्किल्स हैं जिनकी स्कोप है, जैसे एयर कंडीशनिंग में स्कोप है आपका, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में स्कोप है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे डिपार्टमेंट, जैसे प्लम्बिंग हो गया, इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स वाले लोगों की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है। तो अगर इनमें छोटे छोटे जो आपके काम होते हैं इनमें लोगों को हम अगर स्किल्स दें तो इनको एम्प्लॉयमेंट देके हम कंट्री का उद्धार कर सकते हैं, कंट्री का फायदा कर सकते हैं। तो इन कंट्री के लोगों की स्किल बढ़ाने के लिए ही आपका उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने क्या बनाया, वर्ल्ड स्किल सेंटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर। तो यहां से ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी फुली वैक्सीनेटेड। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे जोन हैज इंट्रोड्यूस्ड द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम? सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कोंकण? करेक्ट आंसर बताइए इसका। कोंकण। हाँ, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, पासीघाट में करा रहा था, बढ़िया बात है। कोंकण भी लगा रहे हैं, वेस्टर्न भी लगा रहे हैं। हाँ, गेकार, सॉल्ट मार्श कह रहे हैं वेस्टर्न। और लोग बताइए, विच रेलवे जोन हैज इंट्रोड्यूस द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम? देखिए, कोंकण रेलवे, पहली बात तो रेलवे जोन में नहीं आता है, ठीक है, कोंकण रेलवे रेलवे जोन में नहीं आता है। एक कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, वो एक अलग गवर्नमेंट की कंपनी है, वो अलग है। तो बट ये रेलवे जोन में तो नहीं आता है। रेलवे में आपका यही आते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। और वो पूछ क्या रहा है, रेलवे जोन। तो रेलवे जोन के लिए इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न रेलवे जोन। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन, ये काइंड ऑफ एक टेट्रा कम्युनिकेशन है। टेट्रा की फुल फॉर्म थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रेडिएशन ऐसी कुछ था, टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। इसको मतलब एक तरीके से यूज करके, जैसे ट्रंक डायलिंग होती थी,
मेन चीज वो छोड़िए, उसका टेक्नोलॉजी वगैरह वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन है उसका। तो मेन चीज ये है कि एक ट्रेन को, ठीक है, एक ट्रेन, चलती ट्रेन है, उसके क्रू मेंबर्स को एक स्टेशन मास्टर से कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी है। जो एक रेलवे स्टेशन है उसका जो करता धरता है वो कौन होता है? स्टेशन मास्टर होता है। और एक ट्रेन का जो पूरा क्रू है, उसमें ट्रेन का पायलट है, टीटी है, ये पूरा क्रू हो गया ट्रेन का। तो इनको कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी आई है, एमटीआरसी। ठीक है, एमटीआरसी का पर्पज ये रहेगा कि इनको बिना किसी दिक्कत के, मतलब बहुत ही मिनिमम टाइम में कनेक्ट करना है। जैसे अगर हम लोग और कोई सिस्टम यूज करते हैं, अपना जो अपना मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब यूज करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा कनेक्शन डेवलप करने में। बट अगर एमटीआरसी कनेक्शन यूज करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम उसको कर पाएंगे, बहुत ही लिमिटेड टाइम में। ठीक है, तो एमटीआरसी का मेन पर्पज ये है, इनको बहुत ही मिनिमम टाइम में कनेक्ट करके दे देना। तो कर कौन रहा है? वेस्टर्न रेलवे कर रहा है। अच्छा, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बता दीजिए कहाँ पर है? रेलवे जोन्स जितने भी हैं अपने, उसमें से एक वेस्टर्न रेलवे है, तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बता दीजिए। वॉकी टॉकी काइंड ऑफ, हाँ, वॉकी टॉकी काइंड ऑफ लिखा है ना, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो यूज होगा इसमें। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बता दीजिए। हैं? जयपुर राजस्थान, गुजरात? कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग कभी कभी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? जयपुर, गुजरात? अभी भी गुजरात आ रहा है। मुसू जी कह रही है मुंबई, सॉल्ट मार्च कह रहे हैं मुंबई, दीपकपुरा जी कह रही है मुंबई। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लगता है इससे पहले और लोग मेरा दिल दुखाएं, मैं आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज मुंबई चर्च गेट। ठीक है, सिर्फ मुंबई नहीं याद करिए, मुंबई चर्च गेट भी याद कर लीजिए। ठीक है, मुंबई चर्च गेट वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। सेंट्रल रेलवे का भी हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, अच्छा, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर क्या होगा? ईस्टर्न का बता दीजिए। अच्छा, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर सौराष्ट्र। कोलकाता, बहुत सही। अगर कोई ईस्टर्न रेलवे का पूछे, हाँ, तो ईस्टर्न रेलवे का कोई अगर हेडक्वार्टर पूछे तो इट इज कोलकाता। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का अगर पूछता है तो कोलकाता। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर बता दीजिए। नहीं, चेन्नई नहीं, नहीं है, ठीक है। भुवनेश्वर भी नहीं है। भुवनेश्वर उसका होगा, आपका ईस्ट कोस्टर्न रेलवे का होगा। नॉर्थ ईस्टर्न का मालेगांव नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, जीरोजैन जी, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। यहाँ मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखे ना, तो इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर, यूपी में। ठीक है, गोरखपुर। बट अगर बोले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, हो गया। हाँ, हाँ, अगर वो बोले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, तो आप लगा देंगे आंसर। तो आंसर हो जाएगा मालेगांव, 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 आसाम। ठीक है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का आसाम, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर। ठीक है, कोई गुवाहाटी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड न्यू
विमेन विल आ गया, विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म। इनमें से निम्नलिखित कंपनियों में से किसने विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कोंकण रेलवे रेलवे जोन नहीं है, एक कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो रेलवे जोन नहीं है, उसका हेडक्वार्टर नहीं पड़ेंगे। विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड अ न्यू विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म? फेसबुक, गूगल, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट। जल्दी से बताइए, जल्दी से। गूगल बता रहे हैं आप लोग, गूगल लग रहा है। ऑलराइट, लोग कह रहे हैं विप्रो, तेरेसा मुसुजी कह रहे हैं गूगल, सॉल्ट, नैरिफा, माजिंग, नहीं नैरिफा तो गूगल है, फिर माजिंग आपका विप्रो आ गए। हाँ, विप्रो थोड़ा सा सोशल काम ज्यादा करती है, तो विप्रो विप्रो तुक्का लगाना ज्यादा सही रहेगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। कई लोग करते हैं, कई लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो विप्रो वाले तो अपना शांति से काम करते हैं, वो लोग इतना वो कैंपेन वैम्पेन नहीं चलाते हैं। चलिए, तो विमेन विल की अगर हम बात करें, तो विमेन विल वेब वेब प्लेटफॉर्म, देखिए विमेन विल मतलब विमेन की इच्छा, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है 8 मार्च 2021 को। 8 मार्च 2021 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है। तो ये सारा काम, जैसे मैंने कहा था शायद पिछली बार भी, कि आज के करंट अफेयर्स में मेजॉरिटी चीजें किससे रिलेटेड रहेंगी? इंटरनेशनल विमेंस डे से। तो इंटरनेशनल विमेंस डे को गूगल ने, करेक्ट आंसर इज गूगल, गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया विमेन विल। यहां पर ये क्या करेंगे? वेबिनार अरेंज करवाएंगे, अलग अलग एक तरीके से क्लासेस करवाएंगे, जहां पर विमेन को सिखाया जाएगा, स्किल्स सिखाई जाएंगी, उनको एंटरप्रेन्योरशिप करने के तरीके सिखाए जाएंगे, यानी एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम है विमेन विल। किस दिन लॉन्च हो रहा है? ऑन द इंटरनेशनल विमेन्स डे, ठीक है। विप्रो इंडिया का ही है, अजीम प्रेम जी इसके मालिक है, विप्रो इंडिया का है। बाकी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए के हैं, विप्रो इंडिया का है। गूगल करना छोड़ दिया लोग, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इसका गूगल है, ठीक है। किस दिन लॉन्च हुआ? इंटरनेशनल विमेंस डे, डेट 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डेडिकेटेड 2021 एज अ ईयर ऑफ एजुकेशन? ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा का साल घोषित किया है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑलराइट, ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। है कोई जिसे नागालैंड लग रहा है कोई जो नागालैंड का है? अरे वाह साजन ना, तुमने तो सीएम का भी नाम बता दिया, ओ माय गॉड, बहुत सही। लो भाई, मैं नागालैंड पूछ रहा हूँ, जिंगोरांग अपना मणिपुर लेके आ गए। अरुणाचल, अच्छा अरुणाचल अपना अरुणाचल है। सो भी जीना है, सो भी खाना है, बहुत बढ़िया, सो भी जीना है, सो भी खाना है। मोसूजी इज वेरी मच कंफर्म्ड इट इज ए। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इज, अभी रिसेंटली अब आप अरुणाचल का बजट उठा के देखिए, तो उन्होंने 2021 को एज अ ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बतानी है, पहले आप इसका आंसर कर दीजिए। What is the name of the real-time vessel tracking system launched by India in order to help the seafarers and fishermen? सीफेरर्स क्या होते हैं? जो ओशन में जो आपके जहाज चलते हैं वो सीफेरर्स कहलाते हैं। फिशरमैन आपको पता है, जो मछली पकड़ते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, और जो भी आपके कह सकते हैं इंडियन ओशन में जो भी अपने शिप वगैरह हैं जो ट्रैवल करते हैं, और भी कई मर्चेंट नेवी के शिप्स आते हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनको रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए, यानी उनकी हर टाइम पर हमें पोजीशन पता चले कि वो एट द मोमेंट हैं कहाँ, तो उसके लिए हमने एक
ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया के जितने भी अपने वेसल्स वगैरह हैं, सी फेरर्स हैं, जितने भी फिशरमैन हैं, उनकी लोकेशन हमेशा अपने पास ट्रैक करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया है, उसका नाम पूछ रहा है। सी डी आंसर आ रहा है। गुची जमुना जी का आंसर है सागर मंथन, बहुत बढ़िया। रामानुजन का आंसर है सागर मंथन। नो आइडिया सर, डेफिनेटली वी विल गिव यू एन आइडिया। सी, आप लोग कंफ्यूज हो गए शायद, सागर समुद्र में। ठीक है, समुद्र मंथन आप लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग चलो जलाशय भी लगा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर मैं बताता हूं, तुक्का लगाया ऑप्शन सी, लांग वांसु। अफसोस आपका तुक्का गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज सागर मंथन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सागर मंथन। सागर का मतलब होता है सी, समुद्र का मतलब होता है ओशियन। सागर का मतलब है सी, समुद्र का मतलब है ओशियन। तो सागर मंथन इज द आंसर। अच्छा, कोई सी और ओशियन में डिफरेंस बता सकता है? सी और ओशियन में डिफरेंस? सी और ओशियन में कोई डिफरेंस? सागर का मतलब होता है सी और ओशियन का मतलब होता है समुद्र। जैसे ये अपना इंडिया है, हमें पता है इधर क्या है, अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन। ठीक है, ए और सी में कंफ्यूज है, अब कंफ्यूज दूर हो गया होगा, सागर मंथन। हाँ जी, अयान रुदा कह रहे हैं सी इज ए पार्ट ऑफ ओशियन, वाटर क्लोज टू लैंड इज सी। सी इज छोटा भाई एंड ओशियन इज बड़ा भैया। अटो वाटर क्लोज टू लैंड इज सी, पक्का? लोकतक लेक जो मणिपुर में है, तो वो सी होगा कि नहीं होगा? वो भी तो लैंड के क्लोज वाटर है। सी माइक्रोटर्म, ओशियन मैक्रोटर्म। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि खट से आप जाएंगे, भाड़ से दरवाजा खोलेंगे, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे? डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, बड़ी पर्सनैलिटी से हम डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। तो पहले क्या होगा, बीच में उनका एक असिस्टेंट आएगा, उनका एक असिस्टेंट आएगा, पहले आप उससे मिलेंगे, फिर उसके थ्रू आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इसी तरह से जब हम लैंड पोर्शन से वाटर बॉडी ओशियन में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं चले जाते हैं, उससे पहले जो पोजीशन हमें छोटी छोटी दिखती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सी। जैसे बे ऑफ बंगाल इज अ सी, अरेबियन सी इज अ सी, ये क्या है, सी है। पहले हम आपके सी में आएंगे, फिर सी से किस में कनेक्ट होंगे, ओशन से कनेक्ट होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं बोलूं इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन तो एक बहुत बड़ा टर्म हो गया कि नहीं हो गया? इंडियन ओशन तो बड़ा बहुत टर्म हो गया। अगर कभी मान लीजिए मेरा शिप खराब हो गया और मैं आपसे इतना ही कह पा रहा हूं भाई मैं तो इंडियन ओशन में हूं, तो इंडियन ओशन तो ये पूरा ही है, ये पूरा किसका पोर्शन है, इंडियन ओशन का। मैं यहां भी हो सकता हूं, मैं यहां भी हो सकता हूं, मैं यहां भी हो सकता हूं, मैं यहां भी हो सकता हूं। तो इसका मतलब जब आप ओशन में पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ पोजीशंस को कन्फाइन करना होता है, कुछ को लोकल नेम देना होता है। जैसे अरुणाचल है, एक स्टेट है। अब मैं अगर आपसे बोलूं मैं अरुणाचल में हूं, तो क्या आप मेरे को ढूंढ पाएंगे? तो आप पूछेंगे ना मैं किस शहर में हूं, अरुणाचल में ईटानगर में हूं, दापोरिजो में हूं, नाहरलगुन में हूं, किस शहर में हूं? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको कुछ लोकल नेम दे देते हैं। तो इसी तरह से बड़े से ओशन को हमने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में लोकल नेम दे दिया है। तो इधर वाले हिस्से को हमने अरेबियन सी नाम दे दिया, इधर वाले को बे ऑफ बंगाल दे दिया है। तो ये सब जो सी होते हैं वो लोकल नेम होते हैं ओशन के, आते ये सब ओशन में ही है। ठीक है, दैट्स असिस्टेंट। चलिए, तो अब हमें मेन बात किसकी करनी है, सागर मंथन की करनी है। नेम ऑफ द रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम सागर मंथन, इसकी बात करनी है। देखिए सागर मंथन छोटी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है वर्ल्ड मैरीटाइम समिट।
अभी एक मैरीटाइम इंडिया समिट हुई थी 2021 में, सॉरी वर्ल्ड मैरीटाइम समिट नहीं है, समिट का नाम क्या है, मैरीटाइम इंडिया समिट। अब देखिए लिखने मत लग जाइएगा प्लीज, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप जितना जल्दी हो सके लिख पाए तो लिख लें, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं ज्यादा इसके लिए रुकूंगा। मैरीटाइम इंडिया समिट किसने ऑर्गेनाइज करी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। पहले तो मेरे को ये बता दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके मंत्री कौन है? हाँ ताविंग जी, नेविगेशन यूज करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाह रहा था। नेविगेशन से तो आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बता देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज मिस्टर, देखिए किसी फेमस पर्सनालिटी, किसी रेप्यूटेड पर्सनालिटी का अगर आप नाम लिखें तो पूरा लिखिए, सर्बानंदा सोनोवाल जी, ठीक है, मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, ही इज द करेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, अभी एक समिट ऑर्गेनाइज कराई थी, मैरीटाइम इंडिया समिट। मैरीटाइम इंडिया समिट का पर्पस क्या था? जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाए अलोंग द 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। देखिए ये फैक्चुअल जानकारी मिल रही है, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, कितनी लंबी है? 7,516 किलोमीटर। कोस्ट लाइन कौन सा वाला इलाका है? ये जितना ये वाटर से टच हो रहा है ना, ये टोटल ये वाला, प्लस अपने यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, उनकी कोस्ट लाइन भी इन्होंने काउंट कर ली, इधर अंडमान एंड निकोबार हैं, उनकी भी कोस्ट लाइन इन्होंने काउंट कर ली। तो इन सब की अगर आप टोटल कोस्ट लाइन काउंट करेंगे तो टोटल लेंथ है 7,516 किलोमीटर, जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो अपना पोर्ट लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए 82 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे। और किस प्रोग्राम के अंडर इन्वेस्ट करेंगे? अंडर द प्रोग्राम ऑफ सागरमाला, ठीक है। सागरमाला एक प्रोग्राम है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी बात करेंगे। और उसमें हमारा टारगेट क्या है? क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, वाटर वेज डेवलप करने हैं, जैसे हमने सुबह पढ़ा था ना नेशनल वाटर वे 1, इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वाटरवेज डेवलप कर रहे हैं। इस टाइम 116 वाटरवेज हम पास कर चुके हैं, उस पर काम चल रहा है, जिसमें 6 वाटरवेज अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। तो हम वाटरवेज डेवलप करेंगे, टूरिज्म बूस्ट करेंगे, तो इससे पोर्ट की इकोनॉमी बढ़ेगी। और हमारा टारगेट है 23 वाटरवेज ऑपरेशनलाइज हो जाए बाय 2030। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, मेन पर्पस फिर वही निकल के आ गया, क्या आ गया? आत्मनिर्भर भारत। और मैंने कहा है जो भी चीज आत्मनिर्भर भारत से कनेक्ट हो उसको जरूर पढ़िए। तो मेन पर्पस हमारा क्या है? आत्मनिर्भर भारत बनना। अब सागरमाला प्रोग्राम क्या है? अच्छा उससे पहले इनिशिएटिव देख लेते हैं, जो अपना मैरीटाइम इंडिया समिट हुई थी उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए थे। तो कई सारे इनिशिएटिव थे, उसमें से एक आपका सागर मंथन था। सागर मंथन में हम क्या करेंगे? मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, MMDAC, मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर लॉन्च करेंगे। और इसका काम क्या रहेगा? एक ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करना, जो कि इंडिया के जितने भी शिप्स वगैरह हैं उन सबको ये ट्रैक करेगा। कुछ शिप की रिपेयरिंग क्लस्टर्स भी डेवलप करेंगे, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन बोली थी, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, तो ये कब होगा? जब पुराने शिप को हम रिसाइकिल कर पाएंगे। इसके लिए हमने कानून भी बनाया, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। टारगेट क्या है हमारा? रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करना। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया सागर मंथन किसके अंडर आ रहा है, आपका जो मैरीटाइम इंडिया समिट हो रही है। इसके अलावा सागरमाला प्रोग्राम क्या है? तो सागरमाला प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 2015 में, जिसका काम है कि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं 7,516 किलोमीटर अलोंग कोस्ट लाइन, उनको डेवलप करना, ठीक है। और मेन पर्पस यही है कि आपके पोर्ट्स डेवलप करना। इसी स्कीम को क्या कहते हैं? सागर माला स्कीम 2015 में लाए हैं। देखिए इसका लाने का एक रीजन ये भी था कि चाइना रिसेंटली यहां पर क्या कर रहा है? अपने पोर्ट्स डेवलप करता जा रहा है। इधर देखिए साउथ चाइना सी में चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है। इधर उसने पाकिस्तान का एक पोर्ट ग्वादर पोर्ट जो है पूरा एक तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। इवन वो अपना एक छोटा सा ग्वादर सिटी भी बनाने जा रहे हैं, वहां पर चाइना के ही रूल्स लगेंगे, उन्हीं को वीजा मिलेगा और चाइनीज करेंसी तक चलेगी। इस लेवल तक का ग्वादर पे लोग कैप्चर कर रहे हैं। इधर श्रीलंका में भी काफी हद तक ये लोग अपना वर्चस्व बना चुके हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश हो रही है कि हर तरफ से इंडिया को ये घेर लें।
मालदीव्स में भी इन्होंने ट्राई किया था। मालदीव्स के भी जो आपके प्रेसिडेंट है, उन जो अभी जो रिसेंट प्रेसिडेंट है, इससे पहले के जो प्रेसिडेंट है वो प्रो चाइना थे। तो मालदीव्स में भी हमारे लिए परेशानियां बढ़ गई थी, बट मालदीव्स को हमने टैकल कर लिया। अब वहां के जो प्रेसिडेंट बदल गए, तो जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो प्रो इंडिया है। तो मालदीव्स का भी इनका टारगेट था। तो चाइना की एक पॉलिसी इस तरह से बन रही है कि चारों तरफ से हम इंडिया को घेर लें। इसको कहते हैं चाइना की स्प्रिंग पर्ल्स थ्योरी। ये थ्योरी बहुत फेमस है, फॉरेन रिलेशन में आ जाती है, स्प्रिंग पर्ल्स थ्योरी ऑफ चाइना। ठीक है, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर फॉरेन रिलेशन हो जाता है, फिर वो यूपीएससी एपीपीएससी का कंसेप्ट बन जाता है। बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, इस तरह की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। तो इन्हीं सब चीजों को काउंटर करने के लिए हम कैसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, सागरमाला प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक हमने फॉरेन रिलेशन में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा, सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव में हमने क्या कहा, हमने कहा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मेन पर्पस इसका क्या है, सागर इनिशिएटिव कहता है कि देखो भाई, ओशन किसी एक कंट्री का नहीं है, सभी कंट्रीज का है। श्रीलंका का भी है, मालदीव्स का भी है, इधर जितनी भी आसपास कंट्रीज पड़ेंगी सभी का है। तो सबको ही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और सभी को ग्रोथ मिलनी चाहिए पूरे रीजन में, क्योंकि हमारा सीधा सा कंसेप्ट है सबका साथ सबका विकास। तो कंट्री के अंदर भी हम इसे लागू करते हैं, कंट्री के बाहर भी हम इसे लागू करते हैं। तो उसी का दूसरा नाम है सागर। तो सागर इनिशिएटिव रिलेट कर लीजिए, सागरमाला प्रोग्राम रिलेट कर लीजिए। ये सारे प्रोग्राम किस लिए चल रहे हैं, ताकि अपना जो ओशन वाला पार्ट है इसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ये पोर्ट्स डेवलप करने का भी रीजन सिर्फ ट्रेड नहीं है, ट्रेड से ज्यादा जरूरी है इंडिया की सिक्योरिटी मेंटेन करना, क्योंकि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंडिया के पोर्ट्स को भी डेवलप होना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेनमार्क फार्मा हैज अपॉइंटेड whom एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स प्रोडक्ट कैंडिडेट पावर। बताइए। हाँ जी, प्लीज अभी नहीं लिखिए, पीडीएफ से ही लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी आप बस समझने पे कंसंट्रेट करिए, या फिर जितना आप अपनी तरफ से लिख पाए उतना लिख लीजिए, क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, अगर मैं लिखने का भी टाइम दूंगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, और आप लोगों का डेटा भी तो खर्च हो जाता है। Glenmark Pharma has appointed whom as the brand ambassador for its product Candid Power, Candid Powder। देखिए, ये 2 रुपए वाले सवाल हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डेप्थ नहीं है और कुछ इसमें नहीं पढ़ना, बस छोटा सा सवाल है, छोटा सा आंसर है, जल्दी से आप दे दीजिए। ठीक है, ये $1,000,000 क्वेश्चन तो है नहीं। लो भाई, यहाँ भी लड़ाई हो गई, रोहित शर्मा कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, विराट कोहली। जिंग बोरांग तो अपना, मुझे लगता है उन्हें डी ज्यादा पसंद है, हर बार डी ऑप्शन देते हैं, अक्षय कुमार। चलिए एक हिंट दे देता हूँ, क्रिकेटर हैं वो। अब बताइए, ठीक है, क्रिकेटर है तो बताइए कौन है। ग्लेन मार्क फार्मा ने किसे अपॉइंट किया है। ए बी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ABCD उल्टा पुल्टा हो गया। ओ, चलो इसे मैं पीडीएफ में जब भेजूंगा करेक्ट कर दूंगा। करेक्ट आंसर इज सी, विराट कोहली। क्या क्या लिखते हैं, अरे भैया, विराट के फैन ज्यादा हैं क्या यहाँ। अरे हर जगह विराट, ऐसा भी नहीं कि विराट की दुकान चल रही है, और भी प्लेयर्स हैं। ठीक है, विराट कोहली नहीं, करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। इन दोनों का भी आपस में थोड़ा चलता रहता है, विराट कोहली, मतलब वही वाला सीन है इनका, सलमान खान शाहरुख खान वाला, कि विराट कोहली के फैन रोहित शर्मा को पसंद नहीं करते, रोहित शर्मा के विराट कोहली को, पता नहीं आपस में क्या चलता रहता है। रोहित नॉट फिट फॉर कॉस्मेटिक्स। अब जो भी है वो भी अपना बढ़िया ही कर रहा है। मेरा एक जूनियर है, बिल्कुल रोहित शर्मा का तगड़ा वाला फैन है, कुछ बुराई नहीं सुन सकता उसकी। चलिए,
तो छोटा सा सवाल था, वही हमने कहा 2 रुपए का सवाल था, तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेटेड? हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका। हाँ, क्या मैसी रोनाल्डो वाले सीन है उनका इंडिया में। मध्य प्रदेश। जंगल ज्यादा मध्य प्रदेश में, सही बात है, लेकिन करेक्ट आंसर जरूरी नहीं मध्य प्रदेश हो। यूके। यूके तो ऐसा लगता है बिल्कुल ब्रिटेन में पहुंच गए हम लोग। समर में जिसको रैशेस हो रहा है कैंडिड पाउडर यूज करो। जीरो जैन ने तो प्रमोशन भी शुरू कर दिया। सी। ऑलराइट। हाँ जी। तो करेक्ट आंसर इज आपका उत्तराखंड। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ बनेगा? उत्तराखंड। देखिए कब है क्या चीज ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। देखिए आज की दुनिया में हमें सबको पता है स्ट्रेस से हम डील करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम बन गया स्ट्रेस हमारे लिए। ये अर्बनाइजेशन का एक ड्रॉबैक है जो स्ट्रेस है आज हमारी जिंदगी में। तो कई बार क्या होता है जब स्ट्रेस होता है तो एक जापानीज थ्योरी है। जापानीज थ्योरी क्या कहती है? जब भी स्ट्रेस फील करो तो आपको कुछ काम करने चाहिए। एक तो बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, ठीक है, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, और फील द नेचर। ठीक है। स्टॉप थिंकिंग, ये भी करो। चुप हो जाओ, सोचना बंद कर दो, धीरे धीरे चलो और नेचर को फील करो। ये एक जापानीज थ्योरी है। तो इसी से इंस्पायर होकर इंडिया में एक फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया जा रहा है कि इंडिया में भी देखिए जैसे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, तो प्राइवेट कंपनीज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्ट्रेस का। जो एम्प्लॉय है स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता है, तो फिर वहां से जॉब स्ट्रेस, जॉब बर्नआउट की प्रॉब्लम आ जाती है। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, इस हद तक स्ट्रेस उनमें डेवलप हो जाता है। तो उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए इंडिया में एक हम पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट को माना जाता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप लोग अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। नेचर तो आप सब जानते हैं, नेचर से अगर आप कनेक्शन ले लेते हैं, नेचर के पास जितना आप क्लोज रहेंगे उतना ही आपका दिमाग ठंडा रहता है। कई बार जैसे दिल्ली वगैरह में तो नेचर के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, लेकिन कई बार पार्क्स वगैरह में ऐसा कहा जाता है आप सुबह सुबह के टाइम जाइए और बेयर फुट मतलब स्लीपर चप्पल उतार के बिल्कुल घास पर नंगे पैर चलिए। तो उससे क्या होता है, नेचर से आप टच होते हैं, तो नेचर से जितना टच होंगे उतना ही आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा। तो उसी तरह की एक फिलॉसफी है, उसी के लिए उत्तराखंड में एक फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हम बना रहे हैं। इंडिया का पहला फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना रहे हैं। वी शुड ट्राई दिस ऑन रोड और पार्क। पार्क में करिए, रोड पे कहाँ करेंगे? रोड में आपको नॉइज पॉल्यूशन इतना मिलेगा। ठीक है। नेचर हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस वेरी मच, बहुत ज्यादा करता है। तो यही तो हमें सोचने वाली बात है, हम आ कहाँ गए, क्योंकि अर्बनाइजेशन करना हमारा पर्पस था। अब पहले हमें चाहिए था वाईफाई, इंटरनेट। अब जब हमारे पास इंटरनेट है तो हम सोचते हैं कि ऐसा टाइम आए कि ऐसा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि वो इंटरनेट वगैरह छोड़ के जंगलों में रहना चाहते हैं जहाँ कोई वाईफाई नहीं हो, जहाँ ये कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी वाली चीज ना हो। जब पहले जंगल में रहते थे तो हमें तरक्की करनी थी, तरक्की के नाम पे सीमेंट के घर बनाने थे, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी यूज करनी थी। अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब ये दिन आ गए कि हमें जंगलों में वापस लौटना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये दिन आ गए देखने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? उत्तराखंड। बुल साइड आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गुड नाइट जाते हुए बोलते हैं। अगर जा रहे हैं तो गुड नाइट, आ रहे हैं तो गुड इवनिंग। चलिए। All right, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10/2 वाज हेल्ड इन विच स्टेट? देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ दूसरे तरीके से, अब इस बार फिर से आपको बताना है। विदाउट मोबाइल आई कांट सर्वाइव इन जंगल। विदाउट मोबाइल तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। रात को खाली पाँव रास्ते में चलने से भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है? अच्छा। हम्म। तो अच्छी बात बताई आपने। हाँ बिल्कुल जाइए।
तो अब मेरे को इसका आंसर बताइए, डस्ट लेक 2 किस जगह पर हो रही है, ये सेकंड एडिशन। ये मैं करा चुका हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप करेक्ट करें। देखिए जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए हैं तो वो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आइए, बिल्कुल दिल्ली के पास ही उत्तराखंड, दिल्ली भी घुमाएंगे आपको। जितना भी ये आपका एरिया है ना, ये कुल मिला के ये हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड है प्लीज इसका आंसर सही दीजिए। ये कर लो भैया, पहले भी कर चुके हैं, कैसी बात कर रहे हैं, जीरो साइन कर रहे हैं ये। डस्ट लेक 2 है, डेजर्ट नहीं है जो सब राजस्थान जा रहे हैं, ठीक है। डस्ट लेक 2 है, डेजर्ट नहीं है। पता नहीं, ऐसा लग रहा, फील आ रहा है कि डस्ट लेक 2 है तो डेजर्ट वाला होगा, डेजर्ट होगा तो राजस्थान होगा। तो आप लोगों की उम्मीद पे पानी फिरते हुए करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो, क्वेश्चन नंबर 10 हो, दोनों का आंसर क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उत्तराखंड में हुई थी ये एक्सरसाइज 10 लिख 2, किस किस के साथ हुई थी, इंडिया और उज्बेकिस्तान। अच्छा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल बता दीजिए। ये सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी मेरे पास मैप नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता ये। अगली बार से जो भी हम कंट्री डिस्कस करेंगे उसका मैप जरूर दिखाऊंगा, ताकि आप थोड़ा सा फॉरेन रिलेशन का भी आइडिया लगे। उज्बेकिस्तान की कैपिटल बता दीजिए आप, चलिए। उज्बेकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। 'डस्ट लेक' जो थोड़ा बहुत रिलेटेड लग रहा था। हाँ वही मुझे लग रहा है, वो डस्ट से वो डेजर्ट ले गए और डेजर्ट से राजस्थान लगा गए। हाँ, इंडिया उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल इज ताशकेंत। उज्बेकिस्तान की कैपिटल इज ताशकेंत। ऑलराइट। तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डस्ट लेक 2 एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच हुई है, इंडिया और उज्बेकिस्तान। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये दोबारा क्वेश्चन डाला। अभी देख लिए कई लोग काफी गलती कर रहे हैं इसमें। तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच हुई थी डस्ट लेक 2। दीवारों पे लिख लीजिए, नैरो लेक का पेंट खरीद के लाइए, दीवारों पे अपने घर पे लिख लीजिए, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच एक्सरसाइज हुई थी डस्ट लेक 2। कहां पर हुई थी, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु हैज वॉन द विमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ कतर ओपन टाइटल 2021। कतर में भी एक टेनिस का मैच हो रहा है, तो कतर ओपन टाइटल 2021 किसने जीता, पेट्रा किवितोवा, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, एशली बार्टी। करेक्ट आंसर बताइए। आप तो ताशी चौबे कह रहे हैं, आप एब्सेंट थे, तो आप पुराना पीडीएफ पढ़ लीजिए प्लीज। नाओमी भी लोग लगा रहे हैं, सिमोना भी लगा रहे हैं, ओसाका भी लगा रहे हैं। और कोई, और कोई जो करेक्ट आंसर देना चाह रहा हो, और है कोई अपना भाई बंधु। सी गैसिंग हो रही है, विक्टोरिया जी भी सी लगा रहे हैं। एक ऑप्शन जो लगा लेता, बाकी सब भी उसी के चक्कर में वही लगा देते कि ज्यादातर यही दे रहे हैं तो यही सही होगा। सब मेजोरिटी वाले हैं क्या, मेजोरिटी सी की तरफ जा रही है। कोई है जो मेजोरिटी के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा हो, मेजोरिटी के अगेंस्ट स्टैंड करने वाला कोई है। लग नहीं रहा कोई मेजोरिटी को छोड़ने वाला है। सिमोना हालेप तुक्का।
रामानुजन, वैसे मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये कहता है जो लोग ज्यादातर आंसर सही कहते करते हैं ना, उनके तुक्के गलत होते हैं। हो सकता है आपके केस में सही बैठे, लेकिन थोड़ा सा मेरा ये लगता है कि अगर या तो आप आंसर ही कम कर रहे हो, आपके आंसर ज्यादातर सही रहते हैं, तो जिनके आंसर ज्यादातर सही रहते हैं तुक्के उनके गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज पैट्रा क्यूतोवा। ओ, ये था आंसर, पेट्रा क्विटोवा। ठीक है, पेट्रा क्विटोवा करेक्ट आंसर। भाई, ये तो किसी ने नहीं सोचा, तुक्का भी नहीं लगाया, हाय इसको तुक्का लगा देते, कोई बात नहीं। या नाम याद रखिएगा। कंट्री, अब कोई करेक्ट बताता तो कंट्री में आपसे पूछता। चलो मैं लिख देता हूँ चेक रिपब्लिक, यूरोप की कंट्री है चेक रिपब्लिक। ठीक है, CZECH। अब जिसको नहीं पढ़ना आता वो सजैक ऐसे कुछ पढ़ेगा, लेकिन आप इसको चेक रिपब्लिक पढ़िए, उनकी भाषा जैसे भी लिख दें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आपका चेक रिपब्लिक। भैया गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें? चलिए, कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है, अगली बार करेक्ट कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ओनली इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन स्पेन? चलिए, अब ये 12 सही कर दीजिए, वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, 12 सही कर दीजिए। ठीक है, बार्टी क्या आपको मिला था? बार्टी का देख लीजिएगा, मैं शायद बताया था। कोई बात नहीं, गलती होता रहता है। अब ये बताइए, हु इज द ओनली इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट 35th बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट? ये स्पेन की ही फेडरेशन ये टूर्नामेंट करवाती है, स्पेन में होता है अभी भी। जो आपका स्पेन में हुआ था ये बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट, खैर वो अपने किसी काम का नहीं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही आएगा। तो इसमें काफी मेडल्स हमने जीते थे, बट गोल्ड हम एक ही लेके आ पाए। तो गोल्ड कौन लेके आ गया आया है ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। सी, ए लग रहा है, अरे बाप रे, ए लग रहा है आशीष कुमार, सी भी लग रहा है, बी भी लग रहा है। इस बार सारे ऑप्शन लगा देते हैं, कोई तो सही बैठेगा। ए लग रहा है, सी वाले हैं सुमित सांगवान, बी है सतीश कुमार। वेरोनिका शिकिंग कह रहे हैं सी ऑप्शन। लग रहा तुक्के काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों के, या तो आप लोगों ने गूगल यूज करना बंद कर दिया या फिर आपके तुक्के नहीं काम कर रहे हैं आज। बी को अपना वोट, सतीश कुमार, बी पे तुक्का सतीश कुमार। मुझे लग रहा है कुछ दिनों में गैमलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोग अपना साइड में बिजनेस खोल लेंगे कि बी पे तुक्का लगाते हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है। करेक्ट आंसर इज डी, मनीष कौशिक। मनीष कौशिक is the only Indian to win a gold medal at the 35th Boxing International Tournament। देखिए, स्पोर्ट्स के सवाल तो मान के चलिए आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिले वो ज़रूर करते रहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिले उसे ज़रूर करते रहिए। ठीक है, लोटपोट हो गए आज। हाँ, लग तो यही रहा है। सतीश कुमार नहीं है, करेक्ट आंसर इज मनीष कौशिक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मनीष कौशिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अरे बिल्कुल आओ भाई, चाय वाय पिलाएंगे, काहे परेशान हो, चाय वाय मिलेगी। ठीक है, मनीष कौशिक लाइक साउंड्स लाइक ए यूपीएससी एस्पिरेशन, साउंड्स लाइक।
0 है, कोई दिक्कत नहीं, उसी से तो आपको हीरो बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, अब तो खैर ये नहीं रहे, ये अब यूनियन से क्या हो गए, अब इनको लिखेंगे हम फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। अभी रिसेंटली किताब इन्होंने रिलीज करी है, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। ये किताब किसको डेडिकेटेड है? अरे 0 है तभी तो हम यहाँ और आप मिले हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स आ रहा होता तो आप क्लास क्यों करते? ऑब्वियसली करंट अफेयर्स नहीं आता तो इसमें रियलाइज नहीं करना है, एक्ट करना है, आपको सीखना है। लोग कह रहे हैं अब नहीं भूलेगा करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन, विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स। प्रकाश जावड़ेकर ने किताब लिखी है, ने मतलब रिलीज करी है, लिखेंगे क्या, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर है ए, विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर। विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स इज द करेक्ट आंसर। तो ट्राइबल विमेन नहीं है, विमेन साइंटिस्ट नहीं है, विमेन इन डिफेंस नहीं, करेक्ट आंसर इज विमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स। देखिए ये किताब भी रिलीज हुई है उसी 8 मार्च को, इंटरनेशनल विमेन्स डे पे, ठीक है, 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन्स डे था, तो उसी दिन ये किताब रिलीज करी है। किताब रिलीज करने का पर्पज ये है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उसमें जो फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक, तो उनके बारे में एक पूरी डिटेल्ड किताब लिखी है, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। ग्रीन से आप समझ जाइए फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स की यहाँ पर बात कर रहा है। करंट अफेयर ज्यादा जानने का टेक्निक, टेक्निक बहुत आसान है, टेक्निक बहुत आसान है। टेक्निक सिर्फ इतनी है, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए, करंट अफेयर्स आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। कंसिस्टेंसी एक बार न्यूज़पेपर में ले आइए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें फिर ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द ऑल विमेन्स आर्ट एग्जीबिशन टाइटल अक्षय पात्र इन विच सिटी? करेक्ट आंसर बताइए। अक्षय पात्र एक ऑल विमेन्स आर्ट एग्जीबिशन, मतलब वहां पर क्या था, विमेन्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आर्ट के रिलेटेड, उसका एक पूरा एक एग्जीबिशन था। तो उसमें वो एग्जीबिशन किसने अरेंज कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने कराया था। उसका टाइटल था अक्षय पात्र, ठीक है। देखिए अक्षय पात्र फाउंडेशन वो अलग है, ये अक्षय पात्र इसका बस टाइटल रखा है। तो आपको ये बताना है किस सिटी में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका इज न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। एक एकेडमी है दिल्ली में, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, कौटिल्य या कालका करके है, दिल्ली में एक एकेडमी है, वहां पर ये एग्जीबिशन हुआ था। क्यों हुआ था? विमेन का कंट्रीब्यूशन क्यों देख रहे थे? इंटरनेशनल विमेन डे था 8 मार्च को, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, 8 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे थे बस। तो इसका ये एग्जीबिशन आपका न्यू दिल्ली में होता है। चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु इज ऑथर ऑफ द बुक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी प्राइम? स्मृति ईरानी जो अभी हमारी रिसेंट मिनिस्टर ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, पहले मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स थी, अब क्या बन गई है? मिनिस्टर ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। तो उनपे किताब लिखी गई है डायनेस्टी
टू डेमोक्रेसी। ये किताब किसने लिखी है ये बताइए। गेकार कह रहे हैं पहला सही तुक्का, बहुत बढ़िया। अनंत विजय, रजनीश मिश्रा। अच्छा क्या बात है, आप लोगों के आंसर एक लाइन में नहीं आ रहे। अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं ज्यादातर लोग। देखिए अपना खुद का आंसर दीजिए। आज आप लोगों को जो लोग मेजोरिटी देख के आंसर दे रहे हैं वो इस चीज आज देख लें, मेजोरिटी गलत जा रही है। मेजोरिटी पे भरोसा ना करें, अपना दिमाग स्वयं लगाएं, किसी के भरोसे पे ना रहें। चलिए अब आंसर देने का टाइम आ गया। इसके भी ऑप्शन उल्टे पुल्टे हो गए ना, इससे पहले कोई और बोलता मैं नहीं बोल दिया। ठीक है, हाँ भैया तो हो गए तो हो गए, अब मैं कर दूंगा इसको आज सही। लेकिन आप थोड़ा सा देख के लगाइए। ए फॉर अभिजीत, सी फॉर अनंत विजय, बी फॉर रजनीश, डी फॉर पवन लाल। तो ऑप्शन हटाइए, मेन पर्सन पे आइए। पर्सन कौन है? अनंत विजय। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका अनंत विजय, तुक्का लगा के। करेक्ट आंसर अनंत विजय। दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट हैं अनंत विजय। उन्होंने स्मृति ईरानी की लाइफ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा लाओ किताब लिख देता हूँ इनकी, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी। तो हमें अपने को बस क्या है, अपने को बस ऑथर का नाम याद रखना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ISRO on March 28 will launch which Earth observation satellite that will provide it near real-time images of its borders and also enable quick monitoring of natural disasters। यानी दो काम करने हैं हमें। एक सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की है। सैटेलाइट के दो काम है, एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी देखना और नेचुरल डिजास्टर देखना। तो जल्दी से बताइए सैटेलाइट का नाम क्या है। सैटेलाइट है तो ऑब्वियसली बात है इसरो ने बनाई होगी। ठीक है, पॉज हो गया। कुछ लोग निसाट 2 लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नो आइडिया। कोई बात नहीं, वी विल गिव यू एन आइडिया। तो सैटेलाइट बताना है। अरे कोई बढ़िया, क्या शुक्रिया शुक्रिया। शेयर करना, हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, पर दिल खोल के शेयर करिए, इसमें कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं हम। वन वाला, ये क्या होता है वन वाला? ए ऑप्शन ना। चलिए, हाँ जी, करेक्ट आंसर इज ए, जी सेट 1। जी सेट 1 मतलब अभी पहली सैटेलाइट थी, जियो इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट का नाम क्या है? जियो इमेजिंग सैटेलाइट। ये हमने भेजी है अर्थ के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ऑर्बिट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आपको। दो तीन ऑर्बिट होते हैं, एक जियो सिंक्रोनस होता है, एक पोलर ऑर्बिट होता है, एक होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तीन मेन ऑर्बिट होते हैं जनरली जिसमें हम अपनी सैटेलाइट भेजते हैं। ये सैटेलाइट भेजी थी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट हम तब भेजते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को ट्रैक करना होता है। जब पूरे कंट्री को या पूरे दुनिया को ट्रैक करना होता है तो हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। बट जब हमें सिर्फ एक सर्टेन लोकेशन को ट्रैक करना होता है तो हम जियो सिंक्रोनस लॉन्च करते हैं। जैसे ये कोई अर्थ है, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए ये, जैसे ये अगर अर्थ है तो अर्थ के बाहर एक ऑर्बिट होगा, अर्थ से काफी दूर 36,000 किलोमीटर ऐसी कुछ होता है। यहाँ पर एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट अभी इस पोजीशन को कैप्चर कर रही है। अर्थ लेकिन हमें पता है इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। तो जितनी स्पीड अगर अर्थ की है उतनी स्पीड अगर हम सैटेलाइट को दे दें तो जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है उसी के साथ साथ अगर सैटेलाइट लॉन्च करे तो सैटेलाइट के सामने हमेशा ये वाला पॉइंट रहेगा। सैटेलाइट को कभी लगेगा ही नहीं अर्थ मूव कर रही है। यानी कहने की बात है, आप बाइक पे हैं, ठीक है,
बाइक ऐसी होती, हाँ, आप बाइक पे हैं और आपका दोस्त भी बाइक पे है। मान लेंगे बाइक है, ठीक है, लग तो साइकिल भी रही है, साइकिल भी नहीं लग रही, लेकिन मान लीजिए एक बाइक ये एक बाइक है। अब आप क्या करिए, आप दोनों सेम स्पीड से बाइक चलाइए और आपका दोस्त अगर एक वीडियो कैमरा लेके आपको शूट करेगा तो कभी लगेगा ही नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपका दोस्त बाइक से आगे बढ़ रहा है। हमेशा कैसा लगेगा कि आपका दोस्त रुका हुआ है, क्योंकि जो स्पीड आपकी दोस्त की है वही आपकी भी है। तो इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, कि हमेशा एक ही लोकेशन ट्रैक होगी, क्योंकि अगर अर्थ मूव करेगी तो उसके साथ साथ सैटेलाइट भी मूव करेगी। बाकी हम आराम से डिस्कस करेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, पोलर सैटेलाइट क्या है। अभी बस इतना हमें समझना है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट। तो इसका आंसर है GSAT-1। देखिए, एक्स्ट्रा जानकारी डिस्कस करने का पर्पज सिर्फ इतना ही है ताकि आपको साइड की नॉलेज मिल जाए। अगर साइड की नॉलेज मिल जाती है, अगर डायरेक्ट ही याद करने को बोल दिया जाए तो टफ है याद करना। थोड़ी साइड की नॉलेज मिल जाती है तो ये दिमाग में थोड़ा बैठ जाता है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं तो भी याद हो जाती हैं कुछ चीजें। बस आपको करना क्या, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप फिर उसी हालत पे पहुंच जाएंगे जहां आप शुरू में थे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है रिवीजन करना। अरे देखो कहाँ दिमाग लग रहा है, दोस्त गिर जाएगा। दोस्त नहीं गिरेगा, ये वो वाली साइकिल है, नहीं होता कि एक आपका ये साइकिल है 4 पहिए वाली, मतलब ये बच्चों वाली साइकिल बाइक है, इधर साइड में भी एक्स्ट्रा पहिए हैं, बैलेंस मेंटेन्ड है, दोस्त नहीं गिरेगा, ठीक है। तो रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो ये सब भूल जाएंगे, तो जहां से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पहुंच जाएंगे। अगर रिवीजन नहीं है तो फिर आपका सारा एफर्ट जीरो हो जाता है। इसीलिए जितना भी पढ़ें तो प्लीज रिवीजन जरूर करते जाएं, ताकि इतना तो श्योर कर लीजिए। अब आपको टेंशन क्या रहती है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया, आएगा नहीं आएगा वो अलग चीज है, वो तो कोई गारंटी नहीं ले रहा है, जो ले रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, गारंटी कोई नहीं है। लेकिन इतना तो आपको भी आइडिया लग रहा है कि इसी तरह के सवाल आते हैं, प्लस एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो आप कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जितना मटेरियल है पहले उतना कर लीजिए, फिर बाहर किसी और के मटेरियल को तलाश करिए। आपके अपने नोट्स होंगे, उनको पहले रिवाइज करिए। क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो, जैसे हम रोज 25 क्वेश्चन सुबह 25 शाम को डिस्कस कर रहे हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, तो जितने भी डिस्कस कर रहे हैं उतने क्वेश्चंस कर लीजिए। एटलीस्ट उतना तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सोचना ये है कि हमने कितना कर लिया है। अपना सोचिए कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। अब ये क्वेश्चंस रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो जरूरी है इनको साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलिए। अपना जितना पढ़ा आज, चलो जनवरी में जो हमने क्वेश्चन करे थे उसका PDF उठा लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जो जरूरी है, जितना मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, जो मैंने PDF दिया था उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, जो भी मुझे पॉसिबल क्वेश्चन लग रहे हैं वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट। 17. Which Indian wrestler has won the gold medal in 65 kg category at the Matthew Palicon ranking series in Rome? ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए। अच्छा, अगर किसी को हमारी बात पसंद ना आए तो वो अपना चाहे तो लीव भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि मैं यहाँ कोई जबरदस्ती किसी को टिका के बैठा हूँ, तो अगर किसी को नहीं पसंद आए तो वो लीव भी कर सकता है। दीपक लगा रहे हैं। Which Indian wrestler has won the gold medal in 65 kg category at the Matteo Palicon ranking series in Rome? रोम में एक मैथ्यू पेलिंगॉन रैंकिंग सीरीज हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल लाने वाला कौन है 65 kg कैटेगरी में। ये रेसलिंग का कंपटीशन था, उसमें इंडिया के लिए गोल्ड कौन लेके आया है? भैया इसका आंसर बजरंग पूनिया है, ये भी सब गलत दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज इसका बजरंग पूनिया। कहां पर हुआ था? रोम में हुआ था। 65 kg कैटेगरी, गोल्ड मेडल, रेसलिंग, ठीक है। कीवर्ड्स पकड़िए, रेसलिंग, गोल्ड मेडल, रोम में हो रहा है। आंसर बजरंग पूनिया, ठीक है।
अरे भैया पाई क्या क्या बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बजरंग पूनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी? सुशील कुमार इज इन जेल। अभी काफी उनको लेके न्यूज था, टीवी वीवी दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं हाँ पूरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ना दे दो। जेल में टीवी वीवी शायद उनको व्यवस्था कराई जा रही है, तो उस पर काफी लोग गुस्सा है कि अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स भी उठा के दे दो, काहे से टीवी दे रहे हो। Who has been named the ICC men's player for the month of February? करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी इन्होंने प्लेयर ऑफ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी किसको दिया है ये अवार्ड? रविचंद्रन अश्विन को, ठीक है। आंसर इज बी, रविचंद्रन अश्विन। वैसे इस तरह का सवाल पूछा जाए चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जाएगा तो पूछ लेगा, हालांकि चीफ स्टैटिस्टिशियन नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया तो ये पूछ लेगा। जैसे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिए थे इस बार, तो उस तरह से पूछ सकता है। तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड whom एज अ न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया? इसका बताइए। डी गैस है आपका, ए कह रहे हैं महेश कुमार जैन, डी ऑप्शन। चलिए करेक्ट आंसर इज डी, जीपी समंता। जीपी समंता को अवॉइड किया गया चीफ, अवॉइड किया अपॉइंट किया गया चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। स्टैटिस्ट कैसा वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स। ये एक सब्जेक्ट भी होता है मैथ्स का, आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे अगर आपके मैथ्स में आता होगा। वो मीन मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी ये सब इसी में आता है स्टैटिस्टिक्स में। तो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? जीपी समंता को। देखिए स्टैटिस्टिक्स के मामले में इंडिया बहुत टॉप पे रहता है। हमारे पास आईएसआई है, वो वाला आईएसआई नहीं है, ठीक है, वो वाला नहीं है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन, ये मान सकते हैं जिनकी मैथ्स सबसे तगड़ी होती है ना, वो इन्हीं लोगों की होती है। हिंदुस्तान में जो सबसे बेस्ट मैथ्स होती है इन्हीं लोगों की होती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसका एक कॉलेज आपका कोलकाता में, सबसे टफ मैथ्स का एग्जाम यही लोग देते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से हम करते क्या है, और ये डिपार्टमेंट करता क्या है? चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, ये सब आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इंडिया में एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी है। इनका काम क्या रहता है? पूरा नाम है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये अपनी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनका काम क्या रहता है? देखिए सरकार क्या करती है, सरकार जो भी पॉलिसी लाती है उसके लिए उसे कुछ फैक्ट चाहिए होते हैं, वो कुछ सर्वे कराती है, सर्वे कराने के बाद काफी सारा डेटा इकट्ठा करती है, उस डेटा को एनालाइज करती है, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद पता करती है कि कितने परसेंट लोगों को क्या दिक्कत है, कितने परसेंट लोगों को क्या दिक्कत है। तो ये जो सर्वे के बाद जो आपका डेटा मिलता है, उस डेटा को एनालाइज करने का जो काम है वो आपका यही मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जैसे जीडीपी का डेटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, आपका
अदर बहुत सारे डेटाज होते हैं। कोई सरकार ने पॉलिसी लॉन्च करी तो उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे सर्वे कराती रहती है। तो इसमें जो भी डेटा आता है उस डेटा को अरेंज करना, ये सारा काम किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसी मिनिस्ट्री में एक हमने कमीशन बनाया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन 2005 में ये बनाया था, एनएससी कहते हैं इसे। इसके एक चेयरमैन होते हैं और इसके 4 और मेंबर होते हैं। उन 4 में से एक मेंबर होता है आपका चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ये आपका इसके मेंबर भी होते हैं एनएससी के, प्लस साथ ही साथ इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी होते हैं। ठीक है, आपके चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया भी हैं और इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी हैं। तो यानी कि जो भी आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा आएगा उसको एनालाइज करना, उसमें मेन रोल कौन निभाएंगे? आपके चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो कौन है? जीपी समंता। बोलने में थोड़ा एक दो बार जबान स्लिप होगी, तो आप लोग जहां भी हैं जोर जोर से एक बार बोल लीजिए, चीफ स्टैटिस्टिशियन। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफ वर्ड है, तो लेकिन बोलना आना चाहिए, क्योंकि वाइवा वगैरह में गए आपको ये वर्ड यूज करना पड़े तो आपकी जबान स्लिप होगी तो वो निगेटिव लगता है, तो इसको थोड़ा बोलना सीख लीजिए, स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, चलिए, तो किसको बनाया है? जीपी समंता को। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसी के सेक्रेटरी भी ये सीएसआई होते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री का? कोई मंत्री बता सकता है कौन होगा? हाँ, आईएसआई हेडक्वार्टर क्या? ये एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कोलकाता में है ये, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, दिखा तो सिर्फ दो लोगों को लाइव रहा है जी, चल क्या रहा है जी? गड़बड़ा गया। आज आपके साथ साथ फेसबुक भी लोटपोट हो गया। चलिए, उस पे नंबर पे नहीं जाइए, अपने काम पे ध्यान रखते हैं। हाँ, राव इंद्रजीत। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक नहीं होती, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक होती है, छोटी मिनिस्ट्री है। इंडिया को एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर माना जाता है इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो हमें इंडिया की इंस्टीट्यूशन पे बहुत बिलीव है, पूरी दुनिया हमारी इंस्टीट्यूशंस का लोहा मानती है स्टैटिस्टिक्स के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज बिकम द फर्स्ट सर्विंग एमपी टू बी अपॉइंटेड एज कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी इज एन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। जैसे आपका एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, उसी में से निकलते हैं आपका टेरिटोरियल आर्मी। शॉर्ट सर्विस कमीशन है। आर्मी में ऑफिसर्स रैंक पे जो सबसे पहली पोस्टिंग होती है वो कैप्टन की होती है, फिर कैप्टन से आप फिर मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर उसके बाद आप कर्नल के बाद ब्रिगेडियर बनते हैं, ब्रिगेडियर के बाद फिर चीफ ऑफ आर्मी बनते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन एक ऑफिसर की कैप्टन की होती है। तो एक एमपी है, अभी रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री भी हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली में वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हैं। अब तो मेरे ख्याल से मैंने आंसर भी बता दिया, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको कैप्टन अपॉइंट किया गया इन द टेरिटोरियल आर्मी। तो मंत्री का नाम बताना है, कौन है वो मंत्री? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपका मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी है और उसमें भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। किरण रिजिजू थे, अब किरण रिजिजू कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए अपना लॉ मिनिस्ट्री, प्रमोशन हो गया किरण रिजिजू का। बढ़िया, तो करेक्ट आंसर इज अनुराग ठाकुर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। सुचित्रा दुराई हु रिसीव्ड द किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ICAR इज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ये सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया था। तब हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली इंडिया ने किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड जीता है। तो इंडिया में किस इंस्टीट्यूशन ने जीता था? तो आंसर था ICAR। अब वो पूछ रहा है कि ICAR के बिहाफ पर किस पर्सन ने वो अवार्ड रिसीव किया था।
ICAR के बिहाफ पर किस पर्सन ने वो अवार्ड रिसीव किया था? ये अवार्ड थाईलैंड में दिया जाता है। ये थाईलैंड के एक राजा थे, किंग भूमिबोल। वो आपका एनवायरमेंट, सॉइल, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे, अवेयरनेस फैलाते थे, तो इसीलिए उन्हीं के नाम से हम एक अवार्ड चलाते हैं। तो ये अवार्ड ICAR को तो मिला था, बट ICAR की तरफ से कोई अवार्ड लेने नहीं गया था। तो ये अवार्ड रिसीव किसने किया था, ये क्वेश्चन है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। तो ये अवार्ड रिसीव किया था सुचित्रा दुराई ने। और सुचित्रा दुराई क्या है, इंडिया की एम्बेसडर है। कौन है, इंडिया की एम्बेसडर है। टू विच कंट्री, मतलब सुचित्रा दुराई क्या है, इंडिया की एक एम्बेसडर है, बट वो किस कंट्री के लिए है? शी इज फॉर, करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। अब ऑब्वियसली बात है, अगर इंडिया की एम्बेसडर है तो थाईलैंड में रही होंगी, तभी थाईलैंड से उन्होंने रिसीव कर लिया। अवार्ड का नाम ही थाईलैंड है, मतलब अवार्ड है ही थाईलैंड का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, तो कुछ लोग बी ऑप्शन भी लगा रहे थे, नहीं भैया, मॉरिशस नहीं है, मलेशिया नहीं है, सिंगापुर नहीं है, करेक्ट आंसर आपका थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बता दीजिए जल्दी से। थाईलैंड की कैपिटल, करेंसी, दोनों बताइए। थाईलैंड की कैपिटल करेंसी, बहुत बढ़िया। कैपिटल इज बैंकॉक, करेंसी इज बाहत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैपिटल बैंकॉक, करेंसी इज बाहत। चलिए, तो इसके बाद अगले सवाल पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। श्रमिक कल्याण पोर्टल इज अ पोर्टल ऑफ विच मिनिस्ट्री? श्रमिक कल्याण पोर्टल किस मंत्रालय ने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ट्राइबल, टेक्सटाइल, रेलवेज। सी पे तुक्का, ट्राइबल अफेयर। अरे यार, क्वेश्चन क्यों बदल जाता है? आपका तुक्का सी के साथ, टेक्सटाइल मंत्रालय। चलिए, गुची जमुना जी, हिमावारी जी, मुबारक हो, आपका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवे मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? श्रमिक कल्याण पोर्टल। ये पोर्टल बेसिकली बनाया किसके लिए गया है? देखिए, रेलवेज में काफी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैक बिछना है और भी एक्स्ट्रा काम है, तो कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं आपका रेलवे में। तो उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पेमेंट टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उन सब चीजों से डील करने के लिए एक पोर्टल बना दिया गया, श्रमिक कल्याण पोर्टल। श्रमिक का मतलब होता है लेबर, ठीक है, और कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर, और पोर्टल तो खुद अंग्रेजी का शब्द है। तो लेबर वेलफेयर पोर्टल, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, श्रमिक कल्याण पोर्टल। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बनाया है, किसने बनाया? रेलवे मिनिस्ट्री ने। तो यहां से जल्दी से मेरे को बता दीजिए, मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? अब जब यहां पहुंच गए हैं तो हमें ये भी बता दीजिए, रेलवे मिनिस्टर कौन है? इंडियन रेलवे का है श्रमिक से लकराई की रेलवे। हाँ, श्रमिक से लग रहा है कि रेलवे है। हाँ, ये होता है इंटेलिजेंट गैसिंग।
करेक्ट आंसर बताइए। रेलवे मंत्री बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुची जमुना जी ने ऑप्शन डी दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तारीफ होनी चाहिए। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव करेक्ट आंसर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23. NTPC will unveil the country's largest floating solar power plant of 100 megawatt capacity in this city of Telangana. तेलंगाना में हम एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो वो तेलंगाना की किस सिटी में लगेगा? करीमनगर, हैदराबाद, वारंगल, रामागुंडम। आंसर बताना आपको। न्यूज में थी सिटी, इसलिए उठ के सवाल आ गया, तो आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। रामागुंडम। आज सुबह का जैसा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्पेशली इन जीके। माय ओपिनियन, नो ओपिनियन। मतलब सुबह का जैसा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बनाने। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं आप क्या? अब करंट अफेयर्स में तो वैरायटी रहती है ना, तो उसमें सेक्शंस तो नहीं बना सकते। और अगर सुबह के लिए आप बात कर रहे हैं तो सुबह में तो सेक्शन बना है आपका। अभी ज्योग्राफी चलते हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री चलते हैं, फिर 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के चलते हैं। मिजिंग जी आप थोड़ा मेरे को पर्सनली मैसेज कर दिएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी कंसर्न हो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है। NTPC will unveil the country's first largest floating solar power plant of 100 megawatt capacity in this city of Telangana. हैं रमेश पोखरियाल, ये कहाँ से आ गए? अश्विनी वैष्णव है भैया। करेक्ट आंसर रामगुंडम। करेक्ट आंसर इज रामगुंडम। पिछली बार किसी से मेरे से पूछा था फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है, मैं उस टाइम तो इमेज नहीं दिखा पाया था, प्लस मेरी ड्राइंग भी बहुत खराब थी तो शायद समझ में ना आया हो, तो इसलिए इस बार मैं इमेज लेके आया हूँ। ये होता है आपका इस तरह से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। मान लीजिए कोई लेक एक है, अब लेक का पानी क्या ही हो रहा है, फ्री तो बैठा है, तो इसमें घर तो बना नहीं सकते, तो हमने क्या करा, इसमें सोलर पैनल लगा दिए। एक इस तरह से बोट टाइप स्ट्रक्चर बनाया ताकि ये इस पे फ्लोट करे। इस पे क्या लगा दिए, सोलर पैनल। ये क्या करेंगे, यहाँ से सनलाइट ग्रैब कर लेंगे, सनलाइट ग्रैब करेंगे, एनर्जी बना लेंगे। अब ये फ्लोट होते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है कहीं दूर भाग जाए, पता चला आपने किसी लेक में डाला, ये कहीं डाला कहीं निकल गए, तो ऐसा ना हो जाए इसलिए इनको ये देखिए रस्सियों से बांध भी देते हैं। ठीक है, ये फोटो इसीलिए लाया था, कई लोगों का कंसर्न था सर वो नदी में डाल दिया सोलर पावर प्लांट, पता चला बे ऑफ बंगाल में डाला था, वो साउथ चाइना सी में चला गया, साउथ उनको एनर्जी दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनकी पूरी वायरिंग वगैरह होती है, ऐसा तो है नहीं कि ये एनर्जी देंगे इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर करेंगे, इनके पूरी वायरिंग वगैरह होती है, पूरा सिस्टम डेवलप होता है, तो इनको हम बांध के रखते हैं कहीं ये भाग ना जाए। ठीक है, ना भागे इसके लिए हम इनको बांध के भी रखते हैं। तो इस तरह से कुछ आपका फ्लोटिंग पावर प्लांट दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से कैसा दिखता है। चलिए, अब देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली प्रेजेंटेड द बैटन ऑफ ऑनर टू विच अमंग द फॉलोइंग? किरण बेदी, फागू चौहान, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आनंदीबेन पटेल। बैटन ऑफ ऑनर एक तरीके से कह सकते हैं उनको, ये बेसिकली दिया गया था आपका 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे पर। एक काइंड ऑफ अवार्ड है जो प्रेसिडेंट देते हैं, एक सम्मान का अवार्ड है उनके काम को लेकर। बैटन मतलब एक अवार्ड ही मान सकते हैं, बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड को ही कहते हैं। एक किसको मिला है अवार्ड? क्या उनको एक शायद कोई ट्रॉफी टाइप का कुछ मिला है और एक लेटर लिखा है जिसमें प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि आपने काम बहुत बढ़िया किया। तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है अगर प्रेसिडेंट आपको तारीफ कर रहे हैं तो करेंट आंसर आपको बताना किन लेडी को मिला था बैटन ऑफ ऑनर। ये भी 8 मार्च वाला सवाल है। 8 मार्च को 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे था ना, तो उसी पे ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड मिला है आपको किरण बेदी।
किरण बेदी जी को। किरण बेदी जी अभी कुछ टाइम पहले पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। अब वहां से उनको हटा दिया गया, तो उनके हटाने के बाद ही इन्हें अवार्ड मिला है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पुडुचेरी, तो उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, किरण बेदी के बारे में एक चीज और फेमस है जीके का क्वेश्चन, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, पहले लेडीज पुलिस ज्वाइन नहीं करती थी, तो ये उनके लिए इंस्पिरेशन बन के आई। तो जो लेडीज हमें सुन रही हो, वो भी कोशिश करें, आप भी कुछ अचीव करें, ताकि आपको देख के और लेडीज भी इंस्पायर हो, वो भी कुछ करें। किरण बेदी को देख के कई लेडीज इंस्पायर हुई, और आज आप देखिए हमारे पास कितनी फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और सब बढ़िया काम कर रहे हैं। तो किरण बेदी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, किरण बेदी इज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने उन्हें ऑनर दिया, बैटन ऑफ ऑनर। तो ये छोटा सा आपका सवाल था। तो इसके बाद अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, आ गए मोदी जी, आखिरी सवाल मोदी जी के साथ खत्म करेंगे। इनऑग्रेटेड द आजादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम विच आश्रम इन ऑन 12 मार्च 2021। प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव किस आश्रम से इनॉग्रेट कर रहे हैं ऑन 12 मार्च 2021? बताइए। अफलातून पूछ रहे हैं फर्स्ट आईपीएस, भैया गूगल कर लेना, मिल जाएगा आंसर इसका, मुझे याद नहीं है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं। फर्स्ट आईपीएस, फीमेल आईपीएस बनना उस टाइम बड़ी बात थी 1972 में। डी आंसर, और बढ़िया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, साबरमती आश्रम, गांधी जी वाला, गांधी जी यहीं रहते थे गुजरात में, साबरमती आश्रम, गांधी जी यहीं रहते थे। साबरमती एक नदी भी है गुजरात में। देखिए, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि 2022 में 15 अगस्त 2022 को हमारी आजादी के 75 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस के कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे? 75 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रधान एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें शायद कुछ 259 मेंबर्स थे। उस कमेटी को चेयर कौन कर रहे थे? प्रधानमंत्री। उस कमेटी का काम क्या था कि 2022 में क्या क्या काम हमें करके दिखाने हैं, कैसे क्या इवेंट मैनेज होगा, वो सारी चीजें आपका वो कमेटी डिसाइड करेगी। उसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री थे। तो उसी से रिलेटेड जो भी आपके 2022 में काम होंगे, ठीक है, प्लस एक कह सकते हैं एक मेला टाइप का लगा दिया। एक होता है ना, कुछ बढ़िया सेलिब्रेट करना होता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है, कोई इवेंट सेलिब्रेट करना होता है, तो हम एक फेस्टिवल्स बना देते हैं। फेस्टिवल में क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट्स कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो स्कूल्स में क्या होता है, जैसे 40 नवंबर को स्कूल में अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते थे, स्टॉल्स लगते थे, अलग अलग गेम्स होते थे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो इसी तरह से एक फेस्टिवल इनॉग्रेट कर दिया। अब ये 12 मार्च 2021 से ये फेस्टिवल चलेगा, कब तक? 15 अगस्त 2022। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अभी से हमने फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया है। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव। इस फेस्टिवल में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इवेंट्स परफॉर्म करेंगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया टैलेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो तो सब अलग ही चीज है। मेन हमें क्या याद रखना है, ये महोत्सव, ये डेट भी याद रखिए किस दिन स्टार्ट हुआ है, 12 मार्च 2021। ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, किस दिन स्टार्ट हो रहा है आपका, ये 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? साबरमती आश्रम। साबरमती से ही क्यों स्टार्ट करा? ताकि गांधी जी को याद करा जाए। गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। अगर गांधी जी ना होते, अंबेडकर ना होते, नेहरू ना होते, सरदार पटेल ना होते, भगत सिंह ना होते, सुभाष चंद्र बोस ना होते, और भी कई ऐसी लीडिंग पर्सनालिटीज हैं जिनका रोल हम नहीं क्या भुला सकते। तो अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान में नहीं होते, तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। ठीक है, तो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया, आपका साबरमती आश्रम में रहते थे। तो
मेन पर्पस यही था गांधी जी को रेस्पेक्ट देने का। गांधी जी को बहुत मानते हैं प्रधानमंत्री, तो इसीलिए साबरमती आश्रम से ये प्रोग्राम स्टार्ट करा है। ठीक है, तो 75 ईयर्स हो जाएंगे हमारी आज़ादी को। तो क्वेश्चंस आज हमारे 25 डिस्कस हो चुके हैं। आप लोग भी देखिए, कोशिश वही करिए कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नया काम करना कम है, पुराना काम करना ज़्यादा है। ठीक है, नया काम कम करिए, पुराना ज़्यादा रिवाइज करिए। ये मत सोचिए ये आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचिए कि मैंने कितना प्रिपेयर कर लिया है। अब 100% किसी का भी सिलेबस नहीं फंसता है, लेकिन अगर आप एक आइडिया लगाएं, इंपॉर्टेंट सवाल जिस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश है आपके लिए कवर अप करें। ठीक है, तो वो हम कवर अप कर रहे हैं। आपको बस क्या करना है, आपको रिवीजन मेंटेन करना है, रिवीजन करना है, अपना कंसंट्रेशन फोकस लूज नहीं करना है। लिमिटेड टाइम में, इस टाइम में कभी कभी बहुत निगेटिविटी भी आ जाती है, हमें लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ये निगेटिविटी को दूर करना है। आपको ये लगना चाहिए कि अब हम इस पड़ाव तक आ गए हैं कि बिल्कुल एग्जाम पे क्लोज है, तो अब हमें निकालना ही है एग्जाम। ठीक है, और वैसे भी हमने एक बात पहले भी बोली थी कि आप बिल्कुल अगर एंड तक मेहनत कर रहे हैं और जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेन चीज है लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना। बहुत ऐसे मोड़ आएंगे, बहुत ऐसे मौके आएंगे, आपको लगेगा मैं ये छोड़ देता हूँ, क्विट कर देता हूँ, लेकिन जिस दिन आपने गिव अप कर दिया उस दिन आपका एग्जिस्टेंस डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लाइफ का एग्जिस्टेंस उन्हीं का है, जिंदा वही लोग हैं जो गिव अप नहीं करते। अगर आप कभी गिव अप नहीं करते तो आप कभी हारते भी नहीं। हारते सिर्फ वही लोग हैं जो गिव अप करते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है। बहुत ऐसे टाइम आएंगे हमारे यहाँ भी, हम लोगों की भी लाइफ, मेरी भी लाइफ में कभी ऐसे कई बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब लगता है कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, हिमालय की चोटी पे बैठेंगे अपने। लेकिन वो मोमेंट्री होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। कभी इस तरह का मूड खराब है तो कुछ अपने बाहर टहलने चले गए, कुछ खाने चले गए, नहा लिया, कुछ नहीं करना है तो रूम वूम का सफाई कर लिया। मैं तो इसी तरह का कुछ कर लेता हूँ, अपना थोड़ा सा मूड डाइवर्ट करना होता है चीजों से। टेक्नोलॉजी से बच के रहिए, ये नहीं मूड खराब है तो मूवीज वूवीज को कम प्रीफर करिए, क्योंकि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिमाग खराब करता है। थोड़ा नेचर से मिलने चले गए, दोस्त से मिलिए, थोड़ा अपने अच्छे किसी जो आपका आपकी लाइफ का डियर वन है उनसे बात कर लीजिए। तो ऐसे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा फील बेटर आएगा। तो मेन चीज है गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। ठीक है, जो लोग गिव अप नहीं करते हैं वही कामयाब भी होते हैं। लाइफ का सीधा सा फंडा है, गिव अप नहीं करिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप उसका देखिए ना, अली बाबा का फाउंडर। ये तो शायद आपने सुना ही होगा, 99 जगह से वो रिजेक्ट हुआ था। ऐसी जगह जहां पर सिर्फ 7 लोग चाहिए थे उस, और 8 लोग अप्लाई किए थे, इस तरह को कुछ था। तो एक अकेला रिजेक्ट होने वाला वही पर्सन था। लाइफ में बहुत रिजेक्शन झेला अली बाबा के फाउंडर ने, बट आज देखिए वो बंदा कहाँ पर है। मैं जैक मा की बात कर रहा हूँ। केएफसी एक बेस्ट एग्जांपल है। 99 प्लस रेस्टोरेंट से रिजेक्ट हुआ था इनका खाना, टेस्ट पसंद ही नहीं आया था केएफसी का किसी को। लेकिन आज देखिए केएफसी चिकन की बेस्ट ब्रांड बोला जाता है इंडिया, दुनिया में एक फ्रेंचाइजी बन गया। तो गिव अप नहीं करना है। रिजेक्शन बहुत मिलेंगे लाइफ में, ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आपको निगेटिव फील होगा, बट मेन वही है, हार नहीं माननी है। तो चलिए आज इसी के साथ अपना हम लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कुछ कह रहे हैं आप लोग? इस बार नहीं होगा, 2022 में होगा। आप ऐसे जोड़िए ना, 1947 से 2022, 2022 जोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू।